हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आज सभी का स्वागत है। कल हमने उत्तराखंड हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट 2019 के पेपर को सॉल्व किया था, जिसमें हमने जीएस के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसमें हिंदी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उत्तराखंड में कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन सही हो सके। आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोग एडमिट कार्ड जाके क्या आता है साइट से, एनटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और अभी आपका 17 मार्च का एग्ज़ाम है, ठीक। 17 मार्च का एग्ज़ाम है आपका, और आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो इसी बेस पे करनी है कि आपके पास बहुत ही कम समय है। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, और PYQs में जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलते हैं उनको आप एक बार रिकॉल करके रखेंगे, ताकि अगर वो आपको रिपीटेड होते हुए दिखाई देते हैं तो आपका फ़ायदा हो सके इसमें, ठीक है। तो आज हम हिंदी शुरू करते हैं फटाफट से। देखते हैं कि आज हिंदी के कैसे सवाल आए हुए थे इससे पहले। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि उज्ज्वल शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। ये देखो हर बार सवाल पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही है उत्धनज्वल, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो है उत्धनज्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास की योजना है, ठीक है। देखो, जो द्वंद्व समास होता है ना, उसमें जो दोनों पद होते हैं वो दोनों ही प्रधान होते हैं। तो ऐसा देखो किसके अंदर देखने को मिल रहा है हमें, तो वो देखने को मिला राधा कृष्ण। राधा और कृष्ण होते हैं ना, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रधान शब्द होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, निपात निम्न में से किस व्याकरणिक कोटि का प्रमुख भेद है। तो देखो, निपात जो होता है ना, निपात जब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जोर दे के बोलने पर होते हैं। जैसे कि भी, मतलब मैंने चाय पी, या फिर मैंने भी चाय पी। जब मैं ऐसा बोलूँगा तो मैं उसकी अगर जोर दे के बोलना होती है, क्या होते हैं कि अवयव का उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, आपका अवयव। पर्दा किस भाषा का शब्द है। तो देखो, पर्दा जो है हमारा वो है आपका फारसी भाषा का शब्द, ठीक है। घोड़े का तत्सम रूप क्या होगा। तो देखो, घोड़े का तत्सम रूप होगा आपका घोटक, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में से संकर शब्द का चयन कीजिए। तो देखो, संकर शब्द जो वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं अलग अलग, और दोनों का अर्थ भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, संकर शब्द है आपका रेल और गाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आपका रेलगाड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। देखो, योगरूढ़ शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन क्या होता है उसका जो फाइनल शब्द बनता है उससे आपका एक नया ही अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इसमें देखो, निशाचर यानी कि रात में चलने वाला या जागने वाला, ठीक है, उसे निशाचर कहते हैं हम। और 8th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से देश शब्द का चयन कीजिए। देखो, देश शब्द यहाँ पर क्या है आपका कबड्डी, ठीक। और देखो यहाँ पे वापस से 9th क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जो योगरूढ़ शब्दों में के समूह का पहचान कीजिए। देखो, योगरूढ़ शब्द भी मैंने बताया कि क्या आता है, किसी उसका अर्थ अलग निकलना चाहिए। तो जो चक्रपाणी आपका किसे कहते हैं, तो भगवान विष्णु को कहते हैं, ठीक है। पंकज मतलब क्या होता है आपका, कमल होता है। लंबोदर क्या होते हैं आपका, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, ये तीनों जो शब्द हैं आपके, लंबोदर यानी विष्णु, तो ये तीन जो होंगे आपके चक्रपाणी, पंकज और लंबोदर, इसका राइट आंसर होगा, यानी 9th का राइट आंसर क्या होगा आपका ए, ठीक है। 10th क्वेश्चन हमारा, कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची है। तो देखो, पर्यायवाची की बात करें तो हम यहाँ पे प्रस्तर और पत्थर, ये जो दोनों शब्द हैं ये क्या है आपके पर्यायवाची हैं। दोनों का अर्थ एक ही होता है। प्रस्तर का मतलब भी पत्थर ही होता है, और पत्थर तो पत्थर होता ही है, ठीक है। 11th क्वेश्चन की बात करें, किस एक शब्द का अर्थ नींद से पूरी तरह मुक्त अवस्था को प्रकट करता है। देखो, तो नींद से पूरी तरह मुक्त अवस्था को जो प्रकट करता है वो आपका है तुरीय, ठीक है। ये जो तुरीय वर्ड है ये आपके क्या आता है, नींद से पूरी तरह मुक्त अवस्था को प्रकट करता है। क्योंकि बाकी जो तंद्रा है, निद्रा है, जबकि ये पूरी तरह से क्या है, नींद के ही पर्यायवाची हैं एक तरीके से, और जो तुरीय है वो अलग है, ठीक है। नीचे दिए गए भाववाची, 12th क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए भाववाची शब्दों में से किसमें लज्जा का भाव सम्मिलित है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इसके अंदर उल्लास के अंदर कोई भी लज्जा का भाव नहीं होता है, ठीक है। 13th क्वेश्चन हमारा, तिरस्कृत का विपरीतार्थक शब्द है। देखो, तिरस्कृत का मतलब विपरीतार्थक शब्द क्या होगा आपका इसमें, तो वो होगा आदृत, ठीक है। तिरस्कृत का विपरीत शब्द क्या है हमारा, आदृत होता है। देखो, प्रिपरेशन की बात रही तो हमें हर एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो पेपर बनता है आपका वो बेसिक क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं, और मॉडरेट भी होते हैं, और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा पेपर बनता है वो 60% तो ईजी लेवल का ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो 30% पेपर होता है वो क्या होता है, मॉडरेट लेवल पर जाता है, और जो बाकी 10% होता है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन हाई लेवल पे जाकर इतनी मेहनत करके बहुत समय लग जाता है, लेकिन अगर आप इसको भी सही से तैयार कर लेते तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा पेपर कैसे क्लियर हो, ना कि आपको इसमें PhD करनी है।
तो हमें से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पेपर क्लियर होना चाहिए, हमारे सभी सब्जेक्ट्स में कमांड होना चाहिए, ना कि एक ही सब्जेक्ट में हम इतना ज़्यादा कमांड बना लें कि बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे पीछे छूट जाए। तो इस बात का खास तौर पे हमें ध्यान रखना और प्रिपरेशन हमारी उसी हिसाब से करनी है। अभी हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक एग्ज़ाम है कि जिसमें हम कर सकते हैं, ठीक। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपना बेसिक से प्रिपरेशन को पूरा रखना चाहिए और वो आगे चल के ताकि हमारे काम में आए। अगर कोई अगला एग्ज़ाम आए तो उसमें हमें 4 बार उसी को बेसिक से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस हमें रिवाइज़ करना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 14th का। तो 14th का डंक शब्द का तत्सम होता है हमारा दंश, ठीक है। 15 की बात करें हम 15th क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से समरूपी किंतु भिन्नार्थी शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें देखो समानार्थी शब्द है जो हमारे अभय उभय है, ठीक है। ये दोनों, अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों, ठीक है। तो ये क्या है, भिन्नार्थी शब्द हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विपरीतार्थक युग्म में से कौन सा एक युग्म गलत है। तो देखो विपरीतार्थक में से कौन सा एक युग्म गलत की बात कर रहे हैं, तो आकर्षण विकर्षण ठीक है, ज्योतिर्मय तमोमय सही है, एकत्र और विकिरण, देखो एकत्र मतलब इकट्ठा करना, विकिरण मतलब फैलाना होता है, ठीक है। श्रोता मतलब क्या होता है, सुनने वाला, और वाचार मतलब बोलने वाला। तो ये दोनों क्या है कि विपरीतार्थक नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 17 क्वेश्चन की बात करें, कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो देखो सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, तो अगर हम बात करें तो देखो कई सारे समाचार सुनते हैं हम ना, समाचारों, दीवारों और वर्षों, ठीक है। तो वायु जो है आपका वो एक इसका राइट आंसर है। वायु का आपका क्या होता है, बहुवचन नहीं होता है, एक ही वचन में ये प्रयोग होता है सिर्फ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 18 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग योग से नहीं बना है। तो देखो अप उपसर्ग से अधन पराजित होता है ना, यहाँ पे ये देखो अधन पराजित होता है, इसलिए अपराजित इससे मिलकर बनता है। बाकी अपधन कीर्ति, अपधन व्यय, अव्यय, अव्यय, ठीक है, अपधन कार, अपकार, ठीक है। तो ये सारे अप वाले से बने हुए हैं, बस ये आपका अपराजित जो है वो अधन पराजित करके बना हुआ है, ठीक। 19 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य का चयन किया जाता है। देखो संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिसमें क्या आते हैं, आपके योग चिन्ह से जुड़े होते हैं, यानी कि ऐसे कुछ जुड़ा होगा आपका और करके ऐसे कोई वर्ड्स लगे होंगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं ना। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, मुझे परीक्षा देनी है और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी। निम्नलिखित वाक्यों में से विधिवाचक वाक्य का चयन कीजिए। देखो विधिवाचक वाक्य की अगर हम बात करें तो क्रिया के करने का बोध होगा या क्रिया हो रही होगी उसमें, उस शब्द को क्या कहेंगे हम, विधिवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर है आपका 20 का सी, आप चाय पीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रिया के होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र वाक्य है। देखो मिश्र वाक्य में आपका योग वाले जो चिन्ह होते हैं ये वाले नहीं लगते हैं, यानी कि और जैसे वर्ड्स नहीं लगते हैं इसमें, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 21 का वो होगा आपका ए, 21 का ए, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो पैसे से ना खरीदा जा सके, ठीक है। निम्नलिखित में से लोकोक्तियों का चयन कीजिए। देखो लोकोक्तियाँ जो होती हैं हमारी वो आपके क्या आते हैं, पूर्ण होती हैं, एक रूप से पूर्ण होती हैं, और जो आपके मुहावरे होते हैं वो क्या होते हैं आपके अधूरे होते हैं, मतलब वाक्य का अंश होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका, वही ढाक के 3 पात, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। 22 का आपका डी आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा मूर्खता के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। तो देखो लकीर का फकीर, ये आपका मूर्खता के उसमें प्रयुक्त नहीं होता है, बाकी काट का उल्लू, अक्ल का दुश्मन, अंधो क्या औंधी की खोपड़ी, ये सारी जो होते हैं ये आपके मूर्खता के लिए प्रयुक्त होते हैं, बट लकीर का फकीर नहीं होता इसके लिए। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। देखो बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे ही हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका दर्शन। देखो दर्शन किए जाते हैं, ठीक है, और मतलब बहुवचन में होता है ना, ये दर्शन होते हैं, हम मतलब बहुत सारे दर्शन करते हैं, तो ये जो होता है हमारा बहुवचन होता है। जबकि कथा, गली होती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, ठीक है। राम धीरे धीरे टहलता है, उपयुक्त वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो अब बताओ, ये देखो इस कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम धीरे धीरे टहलता है, उपयुक्त में धीरे धीरे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, क्रिया विशेषण है एक, ठीक है ना। ये विशेषण नहीं है, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है ना कि वो कैसे टहल रहा है, वो धीरे धीरे टहल रहा है, तो ठीक है, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। विशेषण किसकी बताता है, आपकी विशेषण उस व्यक्ति यानी संज्ञा की विशेषता बताता है, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है। तो अब देखो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, अगर हम बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा अमोद प्रमोद, ठीक। अमोद प्रमोद दोनों का अर्थ क्या आता है, एक ही होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 का है, मुझे है कि मैं अपने
पत्र का उत्तर ना दे सका। तो देखो मुझे खेद है कि मैं अपने पत्र का उत्तर ना दे मतलब आपके पत्र का उत्तर ना दे सका। ठीक है। वह स्वयं हलाहाल पीकर दूसरों को, तो दूसरों को क्या आता है, हलाल मतलब होता है कि विष, यानी खुद विष पीकर दूसरों को क्या कहता है, दूसरों को अमृत पिलाता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, अमृत। ऊँट के मुंह में जीरा लोकप्रिय का अर्थ है। तो देखो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या है, आवश्यकता से अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। ठीक है, ये तो होता है इसका आंसर। श्रद्धा और प्रेम, ठीक है, प्रेम के योग का नाम ही क्या है, भक्ति है आपका। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाची। तो देखो भाववाची में अगर हम बात करें तो राजीव सोता है, रोगी को दवा दे दी गई है, बच्चा शोर मचा रहा है, अब मुझसे सहा नहीं। तो देखो सहा नहीं जा रहा है तो क्या है, भावना की प्रकट कर रहा है वो, तो अब मुझसे सहा नहीं जाता है। ठीक, जो कुछ नहीं जानता है वाक्यांश, देखो जो कुछ नहीं जानता है उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञा कहते हैं, और जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञा कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है आपका। ठीक है ना, ये बस समझ गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतस्थ व्यंजन का चयन कीजिए। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, जो आपके य, र, ल और वो, ये जो आपके चारों होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमारे यहाँ पे कौन सा मौजूद है हमारे पास, तो हमारे पास है ल। ठीक है, इनमें से पार्श्विक व्यंजन का कौन सा है, तो पार्श्विक व्यंजन हमारे पास हिंदी में सिर्फ एक ही होता है, वो ल होता है। इनमें से पश्च स्वर का चयन किया, तो पश्च स्वर यानी कि जीभ की जो पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो आपका जो आ होता है वो आपका पश्च स्वर होता है। ठीक, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन देखो जो पंचमाक्षर होते हैं वो तो वैसे ही नासिक के व्यंजन होते हैं। तो आपका जो ये पंचमाक्षर है आपका ए, ये वाला जो होता है हमारा, ये क्या होता है, नासिक के, यानी नाक से जो इसमें ध्वनि आती है नासिक के व्यंजन होते हैं। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो देखो शुद्ध है हमारा कौन सा है आपका, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, प्रज्वलित जो है आपका वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 38 की बात करें हम, तो कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें देखो डी हमारा जो है कवित्री, ये आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखो शुद्ध शब्द लगातार पूछे जा रहे हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर है अतियुक्ति। इसका सही आंसर है यशोदा। देखो इसमें क्या था, विसर्ग संधि है, यानी कि यशोधन दा, यानी कि यशोदा। ठीक, तो ये आपका क्या आता है, सही है, इसका राइट आंसर सी। और 41 की बात करें हम कि जो हमारा अंग और आह होते हैं ये क्या होता है हमारा, तो ये अयोगवा होते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल था। हिंदी भाषा में लिंग के भेद कितने हैं, तो देखो लिंग से भी यहाँ पे दो ही होते हैं, आपका एक वचन होता है या तो बहुवचन होता है। ठीक है, अगर हम 29 शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग की बात करें, तो देखो 29 होता है ना, तो 29 हो गया। ठीक, तो 29 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखो स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करें तो देखो संतान होती है ना, तो संतान क्या हमारे यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो देखो कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, और द्वंद्व समास में हमने बताया दिया था कि दोनों पद क्या होता है, प्रधान होते हैं। ठीक है, द्विगु समास में आपका नंबर्स की बात की जाती है। ठीक, अब देखो यहाँ से जीएस मैंने करा दी थी इसके बाद, और अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे से कि हमने क्या था, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ था, तो यहाँ पे हम फटाफट से उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हमने छोड़ रखे थे, उत्तराखंड के क्वेश्चंस थे। और बाकी देखो मेरे ये वीडियोस बनाने का मेन मोटो ये नहीं है कि क्या कहते हैं मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लूँगा अचानक से या बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट मेरा ये भी है कि एटलीस्ट कम से कम मैं दूसरों को पढ़ाऊँगा तो जो पढ़ाने में जो मज़ा है ना वो और किसी चीज़ में नहीं आता है। मतलब अगर आपने कुछ पढ़ा है और उसे आप पढ़ा रहे हो किसी को, और कोई बंदा उसे इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है और उससे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपके साथ भी होता होगा शायद, आप लोग भी अगर पढ़ाते हो किसी बच्चों को यार कहीं भी तो आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको मतलब कोई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो आपके आसपास हैं, तो आप उन्हें फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी के थ्रू बहुत सारे सवाल क्या होता है कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ाइए उन्हें, अगर आपके पास 6 से लेकर 12 तक के कोई भी बच्चे हैं तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा। देखो 95th क्वेश्चन मैंने वहाँ पे क्या कहते हैं आपका स्किप कराया था शायद, तो इसका राइट आंसर है आपका राठी का डांडा जो है वो आपका गंगा वैली से यमुना वैली की तरफ जाते वक्त उस रेंज को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा। अब हम शायद 100 क्वेश्चन पे थे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस। हाँ देखो, उत्तराखंड में आईएम स्थित है, तो आईएम कहाँ, बड़ा बेसिक सवाल है, काशीपुर के अंदर है। उत्तराखंड में के ग्रामीणों में देखो नाली शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो भूमि मापने के लिए तो हम नाली शब्द का प्रयोग करते हैं कि इतनी नाली ज़मीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नगर ताम्रनगरी, देखो ताम्रनगरी के नाम से सिर्फ अकेला अल्मोड़ा जाना जाता है। ठीक, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो बड़ा बेसिक सवाल है ब्रह्म कमल।
ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी फूलों की घाटी में बहती है? तो देखो पुष्पावती इसका राइट आंसर है। तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो देखो राज्यसभा की सीटें कितनी है हमारे पास? 3 है। ठीक है। लोकसभा की कितनी है? 5। ठीक है। और अगर तुमसे अगर वैसे पूछा जाता है कि टोटल लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप बता दोगे 8 सीटें हैं हमारे पास। ठीक। निम्नलिखित में से किन जनपदों में कॉर्बेट नेशनल पार्क है? तो आपका नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल दोनों में है। ये सवाल लगातार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क एक्चुअली में मतलब है कहाँ पर, तो इसका आंसर आप पौड़ी गढ़वाल बताओगे, क्योंकि आयोग उसे वहीं पर मानता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा स्थान सर्वाधिक पर्यटक गंतव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये सर्वाधिक गंतव्य के लिए आपका हरिद्वार है। उत्तराखंड के किस जनपद में पाताल भुवनेश्वर है? तो देखो पिथौरागढ़ के अंदर पाताल भुवनेश्वर, हाटकालिका, ये सारे पिथौरागढ़ के अंदर ही है। ठीक है। ये तो अब देखो, अब इसके बाद इसमें साइंस के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखो टॉयलेट को साफ़ करने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसे साफ़ करने के लिए आपका HCl का प्रयोग करते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका, ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रासायनिक तौर पर हीरा होता है? तो देखो हीरा जो होता है वो शुद्ध कार्बन होता है। ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि रासायनिक तौर पे हीरे को कार्बन के उसमें अपरूपों में रखा जाता है। चीनी शर्करा है? तो देखो चीनी शर्करा क्या होती है? सुक्रोज होती है। निम्न में से कौन सा विटामिन दृष्टि के लिए? तो देखो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसलिए दृष्टि से संबंधित है। BCG टीके का प्रयोग होता है? तो देखो ये BCG जो टीका है हमारा, उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? तो इसका प्रयोग हम तपेदिक में करते हैं। ठीक है ना। और 114 क्वेश्चन हमारा, कौन सा हेपेटाइटिस गंदे पानी से फैलता है? देखो हेपेटाइटिस A एंड B जो दोनों ही होते हैं वो गंदे पानी से ही फैलते हैं। और आर्द्रता मापने के लिए जो हमारा है हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक। निम्न में से कौन सा माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग होता है? तो आपका सिलिकॉन होता है माइक्रोचिप्स के लिए। लोथल एक क्या है? तो ऑब्वियस है ये बंदरगाह है एक। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हमारे 6 हैं। ठीक है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम है हमारा त्रिपिटक। चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? देखो तो चचनामा जो है हमारा वो आपका लिखा गया है था अरबी भाषा में, उसके बाद उसका अनुवाद फारसी भाषा में भी करवाया जाता है। अब इसके बाद देखो रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, वरना वीडियोस लंबी हो जाएंगी। ठीक। फिलहाल के लिए आप हिंदी और GS जो मैंने करा रखी है पिछली वाली वीडियोस में भी, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और उसको कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है यही क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है। चाहे कोई भी एजेंसी आएगी वो कुछ इसी टाइप का पैटर्न रखेगी। हमारे जो सिलेबस है उसमें कोई भी चीज़ प्रॉपरली मैंशन नहीं है। बस आपको इतना पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 9:30 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। और आपकी 7:30 पे क्या है, रिपोर्टिंग टाइमिंग है। 9 बजे आपका ग्रेड क्लोज हो जाएगा। तो बस कूल काम रहिए। मुझे लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे आने वाले हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि इसकी फ़ीस थोड़ी सी महंगी थी, तो काफ़ी बच्चों ने इस फॉर्म को भरा नहीं है जिस हिसाब से बाकी फॉर्म्स को लोग भरते हैं। ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि पेपर को अच्छे से देना, एंड ऑल द बेस्ट।